नमस्कार। आज हम रोग विशेषज्ञ अध्याय का चौथा भाग देख रहे हैं। कल तक हमने करण परीक्षा तक का विचार किया। आज हम सूत्र नंबर 88 से शुरू करेंगे। कार्य का संदर्भ चरक संहिता सूत्र स्थान के विकारो धातु वैषम्यम, वहां पे धातु का अर्थ वातादि रसादि रज प्रभृतादि मतलब सारे शरीर में उत्पन्न रहने वाले प्राकृत दोष धातु और मलों को प्राकृत अवस्था में जब वो रहते हैं तब उन धातु कहा जाता है। तो उनका वैषम्य व्यवहार्यमाण स्वास्थ्य हेतु हो स्वमानात् न्यूनतम अधिकत्वम च, मतलब व्यवहार्यमाण स्वास्थ्य हेतु मतलब अपने स्वास्थ्य हेतु छोड़ देने के बाद विकृत हेतु सेवन करने के बाद अपने प्रमाण से साम्यावस्था से एक तो न्यून होना या वृद्ध, इसको धातु वैषम्य कहा जाता है। तो ये कार्य योनि है, कार्य वैषम्यम। अब इसका लक्षण क्या है? तो विकार आगमा। मेरे आवाज आ रही है? विकार आगमा, आगम मतलब उत्पत्ति, विकार की उत्पत्ति होना, ये कार्य योनि मतलब धातु वैषम्य है। इसकी परीक्षा कैसे करनी है? तो विकार प्रकृते है। विकार प्रकृते का अर्थ है दोष। टीका में दिया है विकार प्रकृते है इति विकार कारणस्य इति दोषस्य इति अर्थः। तो दोषों का ऊन अतिरिक्त लिंग विशेष अवेक्षणम, दोषों के ऊन मतलब हीन या क्षय और अतिरिक्त मतलब वृद्धि, दोषों के क्षय वृद्धि के विशेष लक्षण देखना है, ये इसकी प्रथम परीक्षा है। और दूसरी विकारस्य च साध्यासाध्य मृदु दारुण लिंग विशेषः, साध्य और असाध्य, साध्य और असाध्य, इसमें याप्य और अप्रत्याख्य भी है। और मृदु और दारुण, मृदु और दारुण का अर्थ हमने चरक संहिता विमास्थान के अध्याय 4 में देखा है। मृदु मतलब अल्प प्रयास से साध्य होने वाला और दारुण मतलब कठिन प्रयास से साध्य होने वाला। ऐसा दारुण बलत्व और मृदु बलत्व व्याधि, उसका साध्य और असाध्यत्व, याप्यत्व, इन परीक्षा भी करनी चाहिए और व्याधि का साध्यासाध्यत्व देखना, इसको कहते हैं धातु वैषम्य का परीक्षण। ये कार्य योनि के परीक्षा है। अब आगे है कार्यम धातु साम्यम। कार्य क्या है? धातु साम्य। हम कारण है, वैद्य ये कारण है। कारण करण का साधन से मतलब करण से कार्य योनि को मतलब धातु वैषम्य को ठीक करके कार्य निर्माण करता है। कार्य मतलब धातु साम्य। अब धातु साम्य मतलब क्या है? विकार उपशम, जो विकार उत्पन्न हुआ था उसका उपशम हो गया। तो विकार क्या था? धातु वैषम्य, उसका साम्य हो गया, उसका उपशय हो गया। उसके लक्षण क्या है? परीक्षा क्या है? कैसे परीक्षा करनी चाहिए? तो उसके लक्षण दिए हैं। पहला है रोग उपशमन, मतलब व्याधि जो उत्पन्न हुआ था वो ठीक हो गया, पर उसके साथ साथ स्वर वर्ण योग, शरीर उपचय, बल वृद्धि, अव्यवहार्य अभिलाषा मतलब खाने की इच्छा होना, रुचि ही आहार काले, आहार काल में रुचि रहना, मतलब जो आहार है वो खाने की इच्छा तो है और खाते मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है और जब सामने खाना आता है तो जी मचलने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों लक्षण, आहार काल में रुचि भी है और अव्यवहार की इच्छा भी है। अव्यवृतस्य आहारस्य काले सम्यक जरणम, जो खाया हुआ आहार है उसका योग्य काल में जरण भी हो रहा है। निद्रा लाभो यथा कालम, यथा काल निद्रा भी प्राप्त हो रही है। वैकारिकाणाम स्वप्नानाम अदर्शनम, जो विकृत स्वप्न है उनका दर्शन नहीं हो रहा है। सुखे न प्रतिबोधनम, निद्रा से सुखपूर्वक उत्थान हो रहा है, मतलब निद्रा से सुबह उठने के बाद उठने में बहुत समय गजर लगाना पड़ता है या अलार्म लगाना पड़ता है, अलार्म लगाने के पर भी और 5 मिनट और 10 मिनट फिर और लेटे रहे, नींद से जगने पर भी शरीर गौरव है, आलस्य है, शिरोशूल है, अंगमर्द है, ऐसे लक्षण होंगे तो वो व्याधि अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है, दोषों की अभी तक विकृति चल रही है। इसलिए सिर्फ व्याधि के लक्षण कम करना यह चरक संहिता को अभिप्रेत नहीं है। धातु साम्य प्रस्तावित करना यह अभिप्रेत है। इसके लक्षण क्या क्या है? एक तो जो व्याधि उत्पन्न हुई थी वो तो ठीक होती ही है, पर उसके साथ में स्वरवर्ण अच्छा होना, आहार का पाचन अच्छे से होना, आहार काल में रुचि उत्पन्न होना, शरीर का उपचय होना, उसके साथ में जो खाने की इच्छा उत्पन्न होना, यथाकाल निद्रा प्राप्त होना, निद्रा से सुखपूर्वक प्रतिबोधन होना, निद्रा के समय में विकृत स्वप्न का दर्शन नहीं होना, ये सभी लक्षण उत्पन्न होने चाहिए। और आगे है वात मूत्र पुरुष मुक्ति ही, सभी वेगों से
यथा योग्य काल उसका प्रवर्तन हो रहा है। और सर्वाकारैहि मनोबुद्धि इंद्रियाणाम च अव्यापत्ति ही इति, सभी प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों की प्राकृत अवस्था उत्पन्न होना, उनके अपने अपने कार्य योग्य पद्धति से चलने रहना, इन सभी उत्पन्न करना ये वैद्य की जिम्मेदारी है। सिर्फ व्याधि ठीक करना यही जिम्मेदारी नहीं है, व्याधि ठीक करने के बाद ये बाकी के लक्षण भी रुग्ण में उत्पन्न करना चाहिए। इसी को धातु साम्य कहा जाता है। हम कारण है, कारण करण के साथ कार्य योनि को परिवर्तित करके कार्य उत्पन्न करता है, धातु साम्य निर्माण करता है। आगे है कार्यफल क्या है। कार्यफल की व्याख्या कल हमें देखी। कार्यफल मतलब तादात्विक फल, तत्काल मिलने वाला फल, वो है सुखावाप्ति मतलब आरोग्य। सुखावाप्ति मतलब आरोग्य। उसके लक्षण क्या है, मनोबुद्धि शरीर इंद्रिय शरीर तुष्टि। तुष्टि का अर्थ है प्राकृता मतलब अच्छा फीलिंग होना, या सिर्फ अच्छा फीलिंग, यही अर्थ यहाँ पे तात्कालिक फल के लिए है कि मनोतुष्टि, बुद्धि तुष्टि, इंद्रिय तुष्टि और शरीर तुष्टि जब धातु साम्य प्रस्तावित होगा, सभी प्रकार से मनो इंद्रिय बुद्धि में प्राकृत अवस्था आएगी, बाकी के जो लक्षण अभी देखे हमने धातु साम्य के, वो जब उत्पन्न रहेंगे तो सभी शरीर बुद्धि इंद्रिय ये तुष्ट रहेंगे, मतलब अपने अपने प्राकृत अवस्था में रहेंगे। ये आरोग्य का लक्षण है, ये कार्य फल है। अब आगे है अनुबंध। अनुबंधम तु खलु आयु। अनुबंध मतलब उत्तरकालीन फलम, जो कार्य का उत्तरकालीन फल है। तो जो आयु कार्य मतलब आयुर्वेद में कार्य क्या धातु साम्य है, धातु साम्य से क्या प्राप्त होगा, तो आयु प्राप्त होगी। तो उसके लक्षण क्या है, प्राणै सह संयोग, प्राण के साथ संयोग, प्राण मतलब जीवित, इसके साथ संयोग उत्पन्न होना। आयु का व्याख्या ही संयोग है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, तो शरीर इंद्रिय और मन का तुष्टि होना ये कार्यफल है, सुखावाप्ति है। अब उनका आत्मा के साथ नित्य संयोग रहना यही आयु है। ये धातु साम्य इस कार्य से प्रस्तावित होता है। अब आगे का विषय बहुत विस्तार का है, हम एक एक करके देखेंगे। अब आगे है देश परीक्षा। हम अभी तक कारण देखा, करण देखा, कार्य योनि देखी, कार्य देखा, कार्यफल देखा, अनुबंध देखा। अब देश परीक्षा देखेंगे, उसके बाद काल परीक्षा देखेंगे, फिर उपाय प्रवृत्ति देखेंगे और फिर उपाय देखेंगे। तो देश परीक्षा ये बहुत विस्तृत वर्णन की है। देश परीक्षा के अंतर्गत दशविध परीक्षा भावों का वर्णन है, वो करने के बाद हम काल परीक्षा प्रवृत्ति और उपाय देखेंगे। तो बीच में मतलब मैं आपको बता देता हूं, सूत्र 92 से 123 तक, सूत्र 92 से 123 तक 124 तक देश परीक्षा है। उसके बाद में सूत्र नंबर 125 से 128 ये काल परीक्षा है। तो ये बीच में जो चल रहा है, मतलब हम जो दशविध परीक्षा भाव कहते हैं, प्रकृतिता, विकृतिता, सारता, संवरणता, ये क्या है, ये देश परीक्षा के अंतर्गत आता है। ये कार्यफल और अनुबंध बोथ आर रिजल्ट्स ऑफ कार्य, बट जब तात्कालिक फल होता है तो उसको कार्यफल कहते हैं, और उत्तरकालीनम मतलब अनुबंध से उत्पन्न, अनुबंध मतलब उत्तरकालीन फलम, दीर्घकाल के बाद उत्पन्न होता है, उसको अनुबंध कहा जाता है। अब देश परीक्षा हम देखेंगे। देशस्तु भूमि आतुरश्च, देश मतलब भूमि और आतुर दोनों की परीक्षा करनी है। तत्र भूमि परीक्षा, भूमि परीक्षा किस लिए करनी है, तो दो कारणों के लिए करनी है। आतुर परिज्ञान हेतु हो वा औषध परिज्ञान हेतु हो। जो भूमि रूप देश है उसका परीक्षण दो हेतुओं से करना है, आतुर के परिज्ञान हेतु और दूसरा औषध परिज्ञान का हेतु। औषध परिज्ञान हेतु ये कल्पस्थान में वर्णन किया है प्रथम अध्याय में। तत्र इसलिए आगे कहते हैं तत्र तावत इयम, मतलब यहां पे आतुर परिज्ञान हेतु हो, मतलब देश परीक्षा का अधिकरण क्या है, आतुर परीक्षा। इसलिए प्रकृतिता, विकृतिता, सारता, संवरणता किसके परीक्षण करना है, आतुर के करने हैं। इसलिए आतुर परिज्ञानम हेतु हो, ये आतुर के परिज्ञान से हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। उसमें क्या क्या वर्णन करना है आप देखिए। ये मेरे केस पेपर में ये मुद्दे हैं, मेरा केस पेपर इस मुद्दों से तैयार किया हुआ है। तो इन परीक्षा किसकी परीक्षा करनी है, आतुर की परीक्षा करनी है। तो ये बहुत महत्व के विषय है। अगर आपको आपका केस पेपर डिजाइन करना है तो ये केस पेपर इन मुद्दों के साथ आप डिजाइन करिए। प्रथम है अयम, मतलब वो रुग्ण, कस्मिन भूमि देशे जाता, वो रुग्ण का जन्म कौन से भूमि देश में, मतलब जांगल अनुप साधारण, यह देश का अर्थ कंट्री नहीं है, जांगल अनुप साधारण कौन से प्रदेश में हुआ। समृद्ध हुआ, उसकी जो वृद्धि हुई है, मतलब उसका जो वो बड़ा हुआ है वो कौन से देश में बड़ा हुआ।
और व्याधित हुआ, वो कौन से देश में व्याधित हुआ है। समझो कोई केरल में जन्मा हुआ व्यक्ति, उनके पिताजी की ट्रांसफर हो गई और वो महाराष्ट्र में बड़ा हुआ, और उसके बाद में उसकी ट्रांसफर होके वो पंजाब चला गया और वहां पे उसको डायबिटीज हो गया। तो ये 3 देश हो गए। अब इनका विचार करना पड़ता है। अब आगे तस्मिन भूमि देशे, तो जो देश में वो रहेगा, जो देश में वो जन्म होगा, जिस देश में उसका वृद्धि होगी और जिस देश में उसको व्याधि अवस्था प्राप्त होगी, तस्मिन भूमि देशे, उस भूमि देश में मनुष्याणाम इदम आहार जातम, उस भूमि देश में मनुष्यों के ये आहार जात है, ये आहार पद्धतियां है। इदम विहार जातम, ये विहार की पद्धतियां है। मतलब आप केरल में जाओगे तो राइस प्लेट में 2 ही चीज आती है, एक राइस आता है और दूसरी प्लेट आती है। प्लेट में लेके राइस आता है, इसको वहां पे राइस प्लेट कहते हैं। पर आप गुजरात में जाओगे तो राइस प्लेट इतनी बड़ी रहती है। अब अगर पंजाब में जाओगे तो सरसों का साग और मक्के की रोटी मिलेंगे। जहां जहां देश के अनुसार अलग अलग प्रकार का खान पान है, वो उस देश के गुणों के अनुसार बिठाया गया है। इदम विहार जातम, हर एक देश के अपने अपनी विहार की पद्धतियां हैं। फिर आगे है इदम आचार जातम, उनके आचरण के भी एक एक पद्धतियां हैं। जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में लोगों का जो आचरण है वो अलग पद्धति का है। वहां पे पोंगल, उनके जो त्योहार है वो भी अलग है। हमारे जो महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनकी रहन सहन की पद्धतियां अलग है, उनके कपड़े पहनने के रंग ढंग अलग है। जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे लोगों का रहन सहन त्योहार ये अलग है। अब अगर नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहां के रहन सहन कपड़ों पहनने की पद्धति ये अलग है। गुजरात में जाओगे, कच्छ में जाओगे तो वहां अलग है। मतलब इनके विहार, इनके आहार और इनका आचरण, इनका ज्ञान वैद्य को होना चाहिए सभी प्रकार के। हमारे पास कौन सा रुग्ण आएगा, वो कहाँ बड़ा हुआ है, उसको व्याधि कहाँ हुआ है, इसका परीक्षण करके फिर उस देश का आहार, आचार और विहार हमें पता होना चाहिए। एतावच्च बलम, उस देश में उन व्यक्तियों का सर्वसाधारण बल रहता है। जैसे किसी देश में बलहीन रहेगा, किसी देश में बल उत्तम रहेगा। पंजाब प्रदेश में रहने वाले लोगों का बल निसर्गतः उत्तम बल होता है, क्योंकि वो देश का गुण है। इस प्रकार से हमें उनका वर्णन करना चाहिए, पता होना चाहिए। एवं विधम सत्वम, वहां पे लोगों का सत्व मतलब मनो की अवस्था क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, इसका ज्ञान हमें चाहिए। एवं विधम सात्म्यम, उनका सात्म्य क्या है, उनको क्या हितकर है, उनका क्या अभ्यास से उन्होंने सात्म्य किया है। एवं विदो दोषः, उनके शरीर में प्रायः ये दोष प्रकोपित होते हैं, या उनके शरीर में दोषों का प्राबल्य प्रायः ये रहता है। भक्ति इयम, उनको क्या पसंद है। हर एक प्रदेश में लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। इमे व्याधयः, वहां पे प्रायः कौन सी व्याधियां उत्पन्न होती है, ये भी श्लोक नंबर चल रहा है 93, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 सूत्र 93 चल रहा है। एवं विधम सात्म्यम विदो दोषः भक्ति इयम इमे व्याधयः, इन ये प्रकार की व्याधियां यहाँ पे उत्पन्न होती है। हितम इदम अहितम इदम, ये उनके लिए हितकर है, ये उनका हितकर अहितकर है। तो हित और अहित ऐसे सभी आचार, विहार, बल, सत्व, सात्म्य, दोष, भक्ति, व्याधि, इनका हित अहितत्व आपको पता होना चाहिए, ये परीक्षण करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मेरे केस पेपर में मैंने मुद्दे लिखे हैं, उसके हित अहित ये ढूंढना चाहिए। ये ढूंढना बहुत आसान है। क्या करता हूं मैंने केस पेपर में प्रथमतः लक्षण लिख के रखता हूं, और लक्षण लिखने के बाद लक्षणों के प्रायः दोष क्या है, मतलब अंग मर्द है तो प्रायः वायु है, अम्ल उरोगत दाह है, उरोदाह है तो प्रायः पित्त है, कंठ दाह है तो प्रायः पित्त है, अंग गौरव है तो प्रायः श्लेष्म है, कटी शूल है तो प्रायः वायु है, संधिगत शूल है तो प्रायः वायु है। ऐसा प्रायः दोष लिखने के, फिर उसके बाद उनके गुण लिखने के, और फिर दुष्य कौन से दुष्य में हुआ है वो लिखने का। ये लक्षणों का वर्णन हो गया। फिर उनकी दिनचर्या लिखने की, दिनचर्या में वो सुबह उठने के बाद दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करता है। मतलब सुबह अगर 6 बजे उठता है तो ये लिखने का, सुबह 6 बजे उत्थान। फिर उसके सामने 2 कॉलम करने के, हितकर अहितकर। अगर सुबह सूर्योदय से पहले उठता है तो हितकर है, सूर्योदय के बाद उठता है तो अहितकर है, सुबह उठने के बाद तुरंत पानी पीता है तो वो अहितकर है, क्योंकि वो काल विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध है। उसके बाद में फिर दोष कौन सा है, मतलब सुबह अगर वो 6 बजे के बाद उठ रहा है
तो वो अहितकर है, दोष कफ पित्त है, क्योंकि वो दिवास्वाप होता है। दिवास्वाप का अर्थ सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना, सिर्फ दोपहर में खाना खाने के बाद सोना, इसका नाम दिवा स्वप्न नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना, यह दिवास्वाप है। अगर सूर्योदय 6 बजे है और किसी व्यक्ति का उदय 8 बजे रोज होता है, तो उसका 2 घंटे का दिवास्वाप रोज हो रहा है, वो कफपित्त प्रकोपक हेतु है, संतर्पण का हेतु है। ये हेतु ढूंढने चाहिए हमें। ऐसे ही ये इसी पद्धति से इनको ढूंढा जाता है। ये देश परीक्षा आतुर परिज्ञान के लिए की जा रही है। इसका अधिकरण देश परीक्षा, ये दशविध परीक्षा में से देश परीक्षा का आतुर परिज्ञान हेतु की ओर परीक्षा है। अब इसके आगे औषध परिज्ञान हेतुस्तु कल्पेशु भूमि परीक्षा वक्षते। अगर औषध के परिज्ञान के लिए आपको देश परीक्षा करनी है तो उसका वर्णन कल्पस्थान में प्रथम अध्याय में किया है। आगे अब यह भूमि परीक्षा हो गई। अब देश का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है आतुर। आतुर मतलब रुग्ण, व्याधि। आतुरस्तु खलु कार्य देश। हम कार्य कौन से देश में करते हैं, कौन से अधिष्ठान में करते हैं, तो रुग्ण के शरीर पे हम काम करते हैं। तो आतुर की परीक्षा करनी चाहिए। तस्य परीक्षा आयुषा प्रमाण ज्ञान हेतु हो वा बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतु हो। आतुर की परीक्षा 2 हेतु से करनी चाहिए। उसके आयु का कितना प्रमाण है उसके ज्ञान के लिए, और उसके शरीर के बल दोष, इनका ज्ञान, बल दोष प्रमाण, शरीर का बल कितने प्रमाण का है और दोषों का प्रमाण कितने प्रमाण का है, इनको समझने के लिए आतुर परीक्षा करनी चाहिए। तत्र तावत इयम, इस अध्याय में बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतु हो। इस अध्याय में जो हम दशविध परीक्षा बता रहे हैं वो आतुर मतलब रुग्ण के शरीर के बल और दोषों के प्रमाण के ज्ञान के लिए बता रहे हैं। और जो दूसरा हेतु है आयुषा प्रमाण ज्ञान हेतु, वो इंद्रिय स्थान में वर्णन किया गया है। इंद्रिय स्थान का अधिकरण क्या है? आयुषा प्रमाण ज्ञान हेतु आतुर परीक्षणम। इंद्रिय स्थान का यह अधिकरण है। पर विमान स्थान के ये अधिकरण में देश परीक्षा के अंतर्गत, आतुर के परीक्षा के अंतर्गत, देश का अर्थ है भूमि आतुर। मतलब आप देखिए देश परीक्षा का विस्तार कैसे हो गया। देश परीक्षा, उसके 2 एस्पेक्ट, भूमि परीक्षा, आतुर परीक्षा। भूमि परीक्षा के 2 एस्पेक्ट है, एक है औषध परिज्ञान हेतु जो कल्पस्थान में वर्णन है, और दूसरा आतुर परिज्ञान हेतु जो यहां पे वर्णन है सूत्र नंबर 93 में। अब आतुर परीक्षण 2 हेतु से करना चाहिए। एक आयुषा प्रमाण ज्ञान हेतु जो इंद्रिय स्थान में वर्णन है, और दूसरा बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतु जो आगे के सूत्रों में वर्णन किया है। सूत्र नंबर 94 से 124 तक वर्णन किया है। जो बल दोष प्रमाण मतलब ये दशविध जो परीक्षा भाव है ना, प्रकृतितः, सारतः, संवनता, सत्वतः, सात्म्यता, ये स्वस्थ व्यक्ति के देखने के नहीं है, ये आतुर के देखने हैं। तो आतुर परीक्षण में तो हम आज जो शारीरिक क्रिया में प्रकृति परीक्षण के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो कितना गलत है। देखिए ये हमने विमान अध्याय 6 के समय में देखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो प्रकृति है उसका परीक्षण हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकरण रुग्ण का है। आतुर परीक्षा के अंतर्गत वर्णन किया है तो आतुर की प्रकृति देखनी है, मतलब आतुर के शरीर के दोषों की प्रकृति देखनी है। हम देखेंगे अभी सूत्र आगे आने वाले हैं। मतलब ग्रंथकार क्या वर्णन करते हैं और हम व्यवहार में क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं हम। शांति से यह अध्याय पढ़ना चाहिए। ग्रंथकार को क्या कहना चाहिए, उसका अभिप्रेतार्थ क्या है, यह समझ के काम करना चाहिए। एक तो प्रकृतितः, सत्वतः, सारतः, विकृतितः, यह दशविध परीक्षा नहीं है, यह दशविध परीक्षा भाव है जो देश परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, और देश परीक्षा के भी आतुर परीक्षण के अंतर्गत, और वो भी आतुर के बलदोष प्रमाण ज्ञान हेतु के अंतर्गत आते हैं। और देश परीक्षा ये दशविध परीक्षा में से एक परीक्षा है जो बिशप को विशेष ज्ञान के लिए करनी है। उसमें से हमने कारण देखा, कारण परीक्षा हो गई, करण हो गई, कार्ययोनि हो गई, कार्य हो गया, कार्यफल हो गया, अनुबंध हो गया। अब देश परीक्षा का वर्णन चल रहा है। देश परीक्षा 2 प्रकार से की जाती है, भूमि परीक्षा और आतुर परीक्षा। तो 93 नंबर के सूत्र में भूमि परीक्षा का वर्णन है। भूमि परीक्षा 2 प्रकार से की जाती, दो हेतु से की जाती है। एक आतुर परिज्ञान हेतु जिसका वर्णन इस 93 सूत्र में है,
और दूसरा औषध परिज्ञान हेतु, जिसका वर्णन कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में है। अब आगे सूत्र 94 में आतुर परीक्षण का अधिकरण शुरू होता है। आतुर ये कार्य देश है, उसकी परीक्षा के दो हेतु है। एक आयुषा प्रमाण ज्ञान हेतु, जिसका वर्णन इंद्रिय स्थान में वर्णन किया है, और दूसरा आतुर परिज्ञान के बलदोष प्रमाण के ज्ञान के हेतु से है, जो आगे के 94 से 124 तक वर्णन किया है। और यहाँ पे दशविध परीक्षा भावों का वर्णन है, जो बहुत फेमस है। प्रकृतिता, विकृतिता, सारता, संवहनता, आहार शक्तिता, ये रुग्ण में देखना है। इसका अधिकरण सामान्य स्वस्थ पुरुष ये नहीं है, आतुर परीक्षण है। ग्रंथकार स्पष्ट वर्णन करते हैं, हम मूल ग्रंथ न पढ़ने से, टीका के साथ नहीं पढ़ने से हम हमारे मन में गलत संकल्पना लेके बैठे हैं। उसमें प्रकृतिता परीक्षण है, ये आतुर की प्रकृति देखनी है, और प्रकृति का अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। हम देखेंगे आगे क्या है। हम ये सूत्र पहले पूरा कर लेते हैं। तत्र तावत इयम, मतलब यहां पे बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतु हो वर्णन कर रहे हैं। दोष प्रमाण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोष प्रमाण अनुरूपो ही भेषज प्रमाण विकल्पो बल प्रमाण विशेषो अपेक्षो ही भवति। मतलब दोषों का जितना प्रमाण है शरीर में विकृति का, उसके अनुरूप ही बल का प्रमाण विशेष का जानकर औषध का प्रमाण का विकल्प हमें करना पड़ता है। मतलब दोष अगर अल्प बल होंगे तो शरीर का बल देख के, दोषों का बल देख के अल्प औषध करना है, मध्य बल होंगे तो मध्य औषध करना है, और उत्तम बल से होंगे तो उस प्रकार की चिकित्सा करनी है। इसलिए दोषों के प्रमाण के अनुरूप शरीर का और दोषों का बल का विशेष देख के हमें औषध का प्रमाण तय करना पड़ता है। इसलिए बल दोष प्रमाण ज्ञान है तो आतुर परीक्षण करना है। मतलब आप देखिए, ये दशविध परीक्षाभाव का अधिकरण क्या हो गया, उनका हेतु क्या है? मतलब प्रकृतिता, विकृतिता, सारता, संवहनता, सात्म्यता, सत्वता, जो परीक्षण है ये किस लिए करने हैं? ये आतुर के शरीर में, रुग्ण के शरीर में दोषों के प्रमाण के ज्ञान, दोषों का प्रमाण ढूंढ के उनके अनुरूप शरीर और दोषों का बल का ज्ञान करके औषध का प्रमाण तय करना है। इसके लिए करने हैं, इसके लिए बताए हैं। कहते हैं सहसा क्यों करना है ये? क्योंकि सहसा ही अतिबलम औषधम अपरीक्षकम प्रयुक्तम अल्पबलम आतुरम अतिपातयेत। अगर आपने अल्पबल युक्त ऐसे रुग्ण में अति बलवान औषध प्रयुक्त किया, परीक्षण न करते हुए, तो वो रुग्णों को नष्ट कर देते हैं। बलवान औषध अल्प बलवान रुग्णों को नष्ट कर देते हैं या उनकी व्याधि बढ़ा देते हैं। नहीं अति बलानी अग्नेय वायव्यानी औषधानी अग्निक्षार शस्त्र कर्माणी वा शक्यंते अल्प बले सोडूम। जो अल्प बलवान व्यक्ति है उसको अत्यंत बलवान ऐसे अग्नेय वायवीय औषधियां, अग्निक्षार शस्त्र कर्म, ये वो सहन नहीं कर पाता। असह्य अति तीक्ष्ण वेगत्वात् ही तानी सद्य प्राणहरानी स्युः। ये अत्यंत तीक्ष्ण होने से और वेगवान होने से, आशुकारी होने से ये उस अल्प बलवान व्यक्ति को सद्य प्राणहर होती है, उसका प्राण नष्ट करने वाली होती है। एतच्च एव कारणम अपेक्षमाणः, इसी कारण की अपेक्षा से हीन बलम आतुरम अविषादकरैहि मृदु सुकुमार प्रायैहि उत्तरोत्तर गुरुभिहि अविभ्रमैहि अनात्यकैहि च उपचरन्ति औषधैहि। इसलिए जो हीन बलवान व्यक्ति है उसमें आपको अविषादकर, मतलब उसमें प्रसन्नता निर्माण करने वाले देने चाहिए। मृदु सुकुमार प्राय ऐसे औषधियां देनी चाहिए। उत्तरोत्तर गुरु, मतलब उसकी अग्नि ठीक करते 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 उत्तरोत्तर गुरु ऐसे औषध देने चाहिए। अविभ्रमैहि, मतलब ज्यादा उपद्रव निर्माण न हो ऐसे औषध निर्माण देने चाहिए। अनात्यकैहि, ज्यादा अत्यक चिकित्सा भी नहीं करनी चाहिए हीन बल व्यक्ति में, ऐसे आपको औषध उपचार करना चाहिए। विशेषतः नारी, विशेषतः स्त्रियों में इस प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि ता ही अनवस्थित मृदु विवृत विक्लव हृदयाः। यह हृदय शब्द से समुचित शरीर का घेना चाहिए। शरीर, हृदय, उनका हृदय मृदु होता है, मतलब वो मृदु हृदय की होती है, मतलब वो उनका बल जो रहता है वो प्रायः निसर्गतः कम होता है। और विवृत, मतलब उनका जो मन होता है वो विवृत, मतलब उसमें कई चीजें रहती है,
मतलब वो एकाग्र नहीं हो पाती, मतलब उनके मन में घर का भी ख्याल होता है, बच्चों का भी ख्याल होता है, पति का भी ख्याल होता है, मायके का भी ख्याल होता है। मतलब वो जो स्त्रियां होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, पुरुष नहीं होता मल्टीटास्किंग। पुरुष एक समय एक ही काम कर सकता है या दो काम कर सकते हैं, पर स्त्रियां एक समय में कई सारे काम कर सकती है, ये उनकी विशेषता है। इसलिए उनको जो औषधि देनी पड़ती है वो बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व उनकी व्याधियों में। और विक्लव हृदया मतलब वो मानसिक स्थिति उनकी जो होती है वो बहुत मृदु होती है, मतलब वो ज्यादा संवेदनशील होती है स्त्रियां। पुरुष ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, स्त्री ज्यादा सेंसिटिव होती है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है उनकी चिकित्सा करते प्रति। इसलिए विशेषता स्त्रियां, अच्छी बात बता रहे चरक, इसलिए विशेषता स्त्रियों की चिकित्सा करते समय आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। प्रायः सुकुमार अबालाहा, इसलिए वो प्रायः अबलाहा, वो प्रायः सुकुमार होती है और अबल होती है, मतलब ज्यादा बलवान नहीं। अभी इनको भी अपवाद होते हो सकते हैं, प्रायः बता रही, इसलिए मैं उन्होंने शब्द उपयोग में लाया है प्रायः। प्रायः स्त्री सुकुमार होती है, इनको अपवाद हो सकते हैं, और अबला होती है, और परसंस्तभ्याश्च, और वो दूसरों को ज्यादा ख्याल रखती है। परसंस्तभ्य का अर्थ वो परावलंबी होती है, ऐसा गलत अर्थ भाषांतरकार करते हैं, पर वो ज्यादा दूसरों का विचार करती है और अपने का विचार कम करती है, इसलिए वो प्रायः अपने व्याधि के तरफ ध्यान ठीक से देती नहीं है। देखिए आपके घर में हमारी माताजी रहती है, बहन होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है, वो ज्यादा दूसरों का ख्याल रखती है और अपना ख्याल ज्यादा कम करती है, इसलिए वो व्याधि उनकी जो होती है उसकी आपको बहुत सोच समझ के चिकित्सा करनी पड़ती है। तथा बलवती, अगर उल्टा बोल रहे हैं अब, इसलिए उसका उल्टा जो बलवान है उनको बलवत व्याधि परिगते स्वल्प बलम औषधम अपरीक्षकम प्रयुक्तम असाधकम एवं भवती। इसका उल्टा जो बलवान व्यक्ति है, जिसको बलवान व्याधि उत्पन्न हुआ है, अगर उसको आप अल्प बल औषध दोगे तो असाधकम होगी, वो व्याधि ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वो औषध किसी काम का ही नहीं होगा। इसलिए परीक्षण करके तस्मात् आतुरम परीक्षेत, इसलिए आतुर परीक्षा करनी चाहिए, और वो 10 भावों से परीक्षण करनी चाहिए। प्रकृतितः, विकृतितः, सारतः, सहननतः, प्रमाणतः, सात्म्यतः, सत्वतः, आहार शक्तितः, व्यायाम शक्तितः, वयतः। ये किस लिए करना है? बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु, बल के प्रमाण के लिए यह परीक्षण करना चाहिए। ये 10 भाव यहां पे वर्णन है। मैं क्यों बार बार भाव बता रहा हूं? देखिए सूत्र नंबर 94 95 आगे का चरक स्पष्टता कहते हैं, तत्र प्रकृत्यादीन भावान अनुव्याख्यास्यामः। ये दशविध परीक्षा नहीं है, ये दशविध परीक्षा भाव है, परीक्षण करने के घटक है। ये परीक्षा कारण, करण, कार्ययोनि, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय, ये परीक्षा है। उसमें देश परीक्षा के अंतर्गत, आतुर परीक्षा के अंतर्गत, बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतु के हेतु से ये दशविध परीक्षा भावों का वर्णन किया है। ये फिक्स दिमाग में बैठे। अभी कॉलेज में क्या सिखाया गया था उसको छोड़ दीजिए, चरक क्या कहते हैं ये देखिए। तो इसमें अभी हम 10 जो भाव है वो आज देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति। यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां आतु आहार विहार लिखा है, तो यहां पे मातु आहार विहार करना चाहिए, क्योंकि टीकाकार ने मातु आहार विहार का उल्लेख सभी टीकाकारों ने किया है। तो मातु आहार विहार प्रकृति महाभूत विकार प्रकृतिम च गर्भ शरीरम अपेक्षते। गर्भ शरीर में 4 प्रकार की प्रकृतियों का विचार करना पड़ता है। यहां पे प्रकृति का अर्थ दिया है चक्रपाणि ने, प्रकृतिम इति स्वभावम। प्रकृति का अर्थ यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रकृति का अर्थ यहां पे स्वभाव। प्रथम प्रकृति है शुक्र शोणित प्रकृति, मतलब शुक्र का स्वभाव क्या है, शोणिक का स्वभाव क्या है। काल गर्भाशय प्रकृति, गर्भाशय का स्वभाव क्या है। यहां पे टीकाकार गंगाधर ने टीका की है कि गर्भिणी जो है वो कौन से वय में है, तरुण है, बाल है, मध्य वय में है, वृद्धावस्था में है, तो उस समय उसके गर्भाशय के गुण अलग अलग हो सकते हैं। इसको एक अर्थ हो गया काल गर्भाशय प्रकृति, और दूसरा अर्थ चक्रपाणि ने दिया है कि कौन से काल में वो गर्भिणी है, मतलब ऋतु कौन सा है, कौन से काल में उसको गर्भधारणा हुई,
समझो शिशु ऋतु में गर्भधारणा हुई, तो शिशु ऋतु के आगे 9 महीने में कौन से ऋतु आएंगे, उन ऋतुओं का प्रभाव उस गर्भ पे पड़ता है। तो इसको कहते हैं काल गर्भाशय। गर्भ कौन से काल में, कौन से ऋतु में गर्भाशय में है, उससे क्या क्या स्वभाव उत्पन्न होंगे गर्भ में, ये जानना। आगे है मातु आहार विहार प्रकृति। माता उस 9 महीने में क्या क्या आहार विहार करती है, उससे भी कुछ स्वभाव उत्पन्न होता है। स्वभाव मतलब गुण उत्पन्न होते हैं गर्भ में, उनका भी विचार किया है। और महाभूत विकार प्रकृति, शुक्र और शोणित में जो महाभूत आए हैं, जो शरीर का आरंभ करने वाले घटक है, उनके स्वभाव क्या है, उनको कहते हैं। चारों प्रकार से, ये चारों प्रकार की प्रकृति गर्भ शरीर में अपेक्षा से हमें देखनी पड़ती है। एतानी ही एन येन दोषेण अधिकेन एकेन व समनुबद्धते। इन चारों प्रकृतियों में से जो जो दोष उस समय बलवान होगा, ता तेन तेन दोषेण गर्भ अनुबद्धते, उस दोष से गर्भ अनुबंध होगा। मतलब वहां पे वो दोष की उत्कटता हुई। मतलब शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मातु आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार, ये सारे में अगर वायु बलवान होगा तो वो वातल होगा। वायु पित्त बलवान हो गए तो वात पित्त हो गए। श्लेष्म बलवान होगा तो श्लेष्मल होगा। सभी दोष बलवान हो गए तो समस्थिति में आएंगे। बलवान का अर्थ वहां पे वो उत्कटता से कार्य करेंगे। गलत है वो जो प्रकृति का सॉफ्टवेयर किया है और उनके अनुसार जो पेशेंट की डाइट वगैरह करते हैं, वो दोषों की प्रकृति के अनुसार करना है, न कि वी कैन नॉट असेस कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइए, मेरे सामने 60 साल का रुग्ण है, उस 60 साल के रुग्ण में 60 साल पहले प्लस 9 महीने पहले शुक्र शोणित की प्रकृति क्या थी, मैं अभी कैसे जान सकता हूं? हाउ कैन आई असेस नाउ? तो ये जो चल रहा है वो गलत है। अब अगला जो सवाल आया है कि शुक्र शोणित की प्रकृति डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो चरक बता रहे, मेरा विषय पूरा नहीं हुआ है, कि इन चारों विध प्रकृतियों में से जो जो दोष बलवान होगा उससे वो गर्भ अनुबद्ध होगा। तथा सा दोष प्रकृति रुच्यते मनुष्याणाम। जन्म के बाद उसको दोष प्रकृति कहते हैं। आगे जो प्रकृति का वर्णन आया है, जो शारीरिक क्रिया में परीक्षण हम करते हैं, या ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है, या सारे थीसिस में हम प्रकृति का परीक्षण करते हैं, ये दोषों के परीक्षण है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं। अब चरक इतना स्पष्ट बताते हैं, चरक गलत है क्या और हम सही है? ऐसा कैसे हो सकता है? चरक कैसे गलत हो सकते हैं? चरक स्पष्ट कहते हैं, ततः सा दोष प्रकृति रुच्यते गर्भादि प्रवृत्ता मनुष्याणाम। गर्भादि प्रवृत्ति दोष प्रवृत्त प्रकृति है, वो भी गलत है। अब क्या कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? जहां छोड़ दीजिए, जिनको जो करना है वो अपनी अपनी बुद्धि से करते हैं, बिना ग्रंथ पढ़े ये सब चल रहा है, चलने दो। जब तक चलेगा तब तक चलेगा। किसी न किसी को तो समझ में आएगा कि हम कर रहे हैं वो गलत है। तो आगे कहते तस्मात श्लेष्मला का प्रकृत्या केचित पित्तला केचित। या प्रकृति का अर्थ दोषों की प्रकृति, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बड़ा ब्लंडर सवाल पूछा गया कि क्यों चल रहा है। अब इसका उत्तर मुझे पता नहीं। मैं तो एक 99 में मेरी एडमिशन है, मतलब एक 20 साल हो गए मुझे आयुर्वेद फील्ड में आके। उससे पहले क्या चल रहा था मुझे पता नहीं। क्यों चल रहा है? ये टेक्स्ट बुक के कारण हुआ है। ये टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक लिखे गए ना, उनके कारण ये विकृति आई है। मूल ग्रंथ का अध्ययन बंद हो गया, इसके कारण ये आया है। मूल ग्रंथ का अध्ययन बंद होने से यह सब आया है। इसलिए वो कहते हैं किसी की दोष प्रकृति श्लेष्मल होती है, किसी की प्रकृति पित्तल होती है, किसी की वातल होती है, संसृष्टा केचित समधातवा केचित भवंती। ये दोषों की प्रकृति है। तेषाम ही लक्षणानि, आप उनके लक्षण बता रहे हैं। श्लेष्मा ही स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विज्जल अच्छा। विज्जल मतलब पिच्छी, ये श्लेष्मा के गुण। अब देखिए, ये प्रकृति का प्रश्न हम करते हैं, आपने भी किया होगा। उसमें सभी लक्षण करके टिक करके प्रायः सबकी द्वंद्वश प्रकृति आती है।
और जो वाग्भट कहते हैं निंद्या विदोष जहा, मतलब हम सभी निंद्य है, ऐसा नहीं हो सकता। सभी दुनिया निंद्य नहीं हो सकती। नाड़ी परीक्षा से प्रकृति चेक करते हैं, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उसका ज्ञाता नहीं हूं। कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। नाड़ी परीक्षा मैं तो सीखा नहीं हूं, कैसे करते हैं पता नहीं। पर ये टेक्स्ट बुक के कारण ये रॉन्गली इंटरप्रेटेड हुआ है। तो अभी आगे भी देखिए, आगे चरक क्या किस पद्धति से वर्णन करते हैं और हम किस गलत पद्धति से उसको इंटरप्रेट करते हैं। हमने जो लेखा है, चरक कहते हैं श्लेष्मा के गुण बताए, श्लेष्मा के ये गुण है और हर एक गुण से एक एक भाव उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है। हमें परीक्षण किसका करना है? उस भाव का करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि श्लेष्मा के सारे भाव उसमें उत्पन्न होंगे। इसमें से कुछ ही भाव उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ भाव श्लेष्मा के होंगे, कुछ पित्त के होंगे, कुछ वायु। अपना परीक्षण खुद करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कुछ भाव श्लेष्मा के हैं, कुछ भाव पित्त के हैं और कुछ भाव वायु के हैं। तीनों दोष शरीर में अपने अपने लक्षण दिखाते हैं। ऐसा एक भी शरीर का एक भी भाव नहीं है कि जिसमें तीनों दोष नहीं रहते हैं। अब श्लोक देखते हैं हम। तस्य स्नेहात श्लेष्मला स्निग्धांगा, स्नेह गुण से उसके अंग स्निग्ध होते हैं। अब इसको उल्टा देखना है कि हमारे सामने रुग्ण आया, उसके शरीर के अंग स्निग्ध होंगे, इसका अर्थ उसके शरीर में श्लेष्मा का स्निग्ध गुण बड़ा है। श्लक्ष्णत्वा श्लक्ष्णांगा, श्लक्ष्ण गुण से सभी शरीर के अंग श्लक्ष्ण होंगे। मतलब हमें अगर श्लक्ष्ण अंग मिले तो मतलब श्लेष्मा का श्लक्ष्ण गुण बड़ा है। मृदुत्वात् दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रहा, मृदु गुण से वो दृष्टि सुख देखने के लिए अच्छा लगता है, सुकुमार दिखता है और अवदात गात्र होता है, मतलब गौर वर्ण का होता है। माधुर्यात प्रभुत शुक्र व्यवाय आपत्या, ये मधुर गुण है। मधुर मतलब पार्थिव आप्य, मधुर मतलब मीठा नहीं। श्लेष्मा के महाभूत पार्थिव आप्य है और मधुर के भी महाभूत पार्थिव आप्य है। यह माधुर्य का अर्थ है पार्थिव आप्य के उत्कटता से उसके प्रभुत शुक्र व्यवाय और अपत्य ये प्रभुत होता है। सारत्वात सार गुण से सार संहत स्थिर शरीर, उसका शरीर सार युक्त, अब सार का वर्ण आगे आने वाला है, संहत और स्थिर होता है। सांद्रत्वात उपचित परिपूर्ण सर्वांग, उसके शरीर के सभी सर्व अंग ये उपचित मतलब पुष्ट होते हैं और परिपूर्ण होते हैं, मतलब न्यून अंग नहीं होते। ये सांद्र गुण कफ के सांद्र गुण से है, मतलब शरीर में शरीर के गर्भ की निर्मित होते समय वहां पे श्लेष्मा का सांद्र गुण नहीं होगा तो न्यून अंग उत्पन्न होते हैं। परिपूर्ण अंग उत्पन्न होने के लिए श्लेष्मा का सांद्र गुण वहां पे गर्भ निर्मित के समय होना आवश्यक है। इट्स जेनेटिक्स का वर्णन है, सब चल रहा है, ये उसका भी वर्णन है। ये आगे है स्तैमित्यात अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकारा। अब इसमें से कुछ लक्षण ये जन्मजात होंगे, कुछ लक्षण जन्म के बाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन। थोड़ा सा विषयांतर होगा पर मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। यह वाग्भट का वर्णन है और इस प्रकृति का वर्णन शारीर स्थान में वर्णन किया है कि शुक्र और शोणित इनका जब संयोग होता है। संदर्भ बताता हूं, चरक शारीर स्थान अध्याय 2 इसमें वर्णन किया है कि गर्भ के जो 6 भाव है, शुक्र, पितृज, मातृज, रसज, सत्वज, सत्वज, आत्मज, ये 6 भावों में से 4 भाव महत्व के हैं, मातृज, पितृज, रसज और आत्मज। और इनमें भी मातृज, पितृज और आत्मज ये भाव शरीर की निर्मिति करते समय महत्व के हैं। शारीर स्थान अध्याय 2 में वर्णन है ये। मतलब मैंने जो शरीर छोड़ा पहले, उसके शरीर के जो भाव थे वो गुण मैं मेरे साथ लेके आता हूं सूक्ष्म शरीर में। यह वर्णन काश्यप संहिता में है। अब विषय बदल जाएगा इसलिए थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। शारीर संघ का जब अध्याय हम लेंगे तो उसका विस्तार से वर्णन जरूर करेंगे। शारीर 4 में भी यह वर्णन है।
अगर मेरा अभी इस समय मृत्यु हो गई, तो मेरा जो ये शरीर है, इसके जो जो गुण है, मतलब केशों की रचना है, बोलने की रचना है, शरीर की रचना है, ऊंचाई है, कद है, मेरा रंग वर्ण है, मेरे आंखों की रचना है, नाक की रचना है, सभी शरीर अवयव की जो जो रचना है, उसके सारे घटक सूक्ष्म अवयव में मेरे सूक्ष्म शरीर में डिकोडिंग सिस्टम में रहते हैं, कोडिंग सिस्टम में रहते हैं। और ये मन के साथ शरीर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ये भी शारीर स्थान अध्याय 2 में वर्णन है। चरक कहते हैं भूते चतुर्भि संहिता सुसूक्ष्म मनोजवही, मेरे शरीर के 4 महाभूत के सूक्ष्म अंश मन के साथ शरीर से निकलते हैं। आत्मा शरीर से निकलता नहीं है। आत्मा ये विभू द्रव्य है, वो शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है। विभू द्रव्य कहीं से कहीं नहीं जा सकता। जो भाव समुचित सृष्टि में है, वो कहा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा। यही प्रश्न पूछा है अत्रे अग्निवेश ने, कथम शरीरम देहम उपैति देहा, कथम देहम उपैति देहा, आत्मा एक देह छोड़ के दूसरे देह में जाता कैसे है? तो अत्रेय कहते हैं आत्मा कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो विभू है। कौन जाता है? शरीर के 4 महाभूत, क्योंकि आकाश भी विभू है। 4 महाभूतों का परमाणु है, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, और उनसे बने हुए सर्वे शरीर के भाव, इनके सूक्ष्म गुण ये मन के साथ शरीर से बाहर जाते हैं। और जब नया शरीर धारण करते हैं तो 3 कारणों से, मोह, इच्छा, द्वेष, शारीर स्थान अध्याय 1 में वर्णन है। मोह, इच्छा, द्वेष से जब शुक्र शोणित संयोग होता है तो ये पहले ही माता और पिता के शरीर में अवस्थित होते हैं। जिसको जन्म लेना है वो पहले ही अवस्थित होता है। चरक शारीर स्थान में चर में कहते हैं शुक्र भूतः अंगात अंगात संभवसी, शुक्र के साथ जाता है वो। शुक्र मतलब स्त्री शुक्र भी है उसमें। और फिर शुक्र शोणित जब संयोग होता है तब शुक्र के गुण मतलब पिता के शरीर के समुचित लक्षण शुक्र में होते हैं, माता के शरीर के समुचित लक्षण शोणित में होते हैं, और पहले जन्म जो छोड़ के आया है उससे जो आत्मज भाव आए हैं वो 3 भाव इकट्ठे होते हैं। अब ये शुक्र शोणित संयोग में मातृष, पितृष और आत्मज, इनमें से जो भाव उत्कट होगा उससे उसकी प्रकृति मतलब उसका स्वभाव उत्पन्न होगा। समझो आंखों की निर्मित हो रही है, तो पिता से शुक्र में आया हुआ आंखों का भाव, माता के शोणित से आया हुआ आंखों का भाव, और जन्म पिछला शरीर जो छोड़ा मैंने उसमें से आत्मज भाव में जो मेरा आंखों का भाव आया है वो इकट्ठा होंगे। उसमें से जो उत्कट होगा उसके तरह से उसके आंखों की प्रकृति होगी। इस तरह से शरीर के समुचित शारीर भावों की निर्मित होती है। इसको कहते हैं शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटः प्रकृतिर जायते तेन। ये जन्म मरणांतराल अविभाविनी होती है। एक बार ये उत्पन्न हो गई, ये बदलने वाली नहीं होती। पर इनका वर्णन नहीं चल रहा है यहां पे, ये दोष प्रकृति का वर्णन चल रहा है। यहां जो वर्णन विमा स्थान में जो चल रहा है ये दोष प्रकृति का वर्णन चल रहा है। स्पष्टता से चरक बताते हैं ताता दोष प्रकृति उच्चते, मतलब प्रवाह होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से निर्माण होके इसकी रचना होगी, पर वी कैन नॉट असेस इट। समनस्क आत्मा, आत्मा देहांतर गति नहीं करता है, मन देहांतर गति करता है। आत्मा विभू है। वो कहा अगर जो चीज विभू का अर्थ है कि सभी जगह रहना, ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां वायु, ये मतलब आकाश ये विभू है, वायु विभू नहीं है, वायु को मूर्ति है। आत्मा विभू है, दिशा विभू है और काल विभू है, सब जगह है। तो जो सब जगह है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो जाएगा कौन? भूते चतुर्भी, चरक शारीर स्थान 2, भूते चतुर्भी ही 4 महाभूतों के परमाणु मनोजवही मन के साथ जाते हैं। तो प्रकृति का जो अवडंबर करके रखा है ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गलत है। क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई?
मुझे आप एक बात बताइए, और एक सवाल मेरा है कि कितने चरक संहिता में, सुश्रुत में, वाग्भट में ऐसे योग है जो प्रकृति के अनुसार वर्णन किए हैं? एक भी नहीं है। सभी चिकित्सा दोषों की अनुसार बताई है। आप कोई भी आज चिकित्सा का अध्ययन निकालिए किसी भी ग्रंथ में से, अध्याय से प्रकृति का जो अर्थ है, प्रकृति के अनुसार कल्प वर्णन नहीं किए हैं। सभी कल्प दोषों के अनुसार वर्णन किए हैं। तो हमने प्रकृति का अवडंबर कहां से आया? 1970 में, मैं वो भी बताता हूं। 1970 में एक वैद्य, में नाम नहीं लूंगा उनका, अमेरिका में गए और उनकी वहां पे रेडियो पे इंटरव्यू उनका हुआ। आज भी वो वैद्य अमेरिका में रहते हैं। उनका इंटरव्यू वहां पे हुआ। तो इंटरव्यू में उनको सवाल पूछा गया कि जैसे मॉडर्न साइंस में कई प्रकार के कैटेगरीज है कि या ऐसे कुछ घटक है जिनसे हम असेस करते हैं, तो आयुर्वेद में असेसमेंट के क्या क्या है? तो उन्होंने वहां पे बता दिया प्रकृति। तो प्रकृति का अर्थ वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और फिर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में इसका फैड आ गया कि प्लीज असेस माय प्रकृति। हाउ कैन यू असेस बाय जस्ट पुटिंग योर 3 fingers on the patient's hand and assess his constitution? How it is possible? Is it possible? I don't think it is possible. चरक क्या कहते हैं देखिए। कोई भी व्यक्ति चरक से आगे नहीं है। ऐसे आज भी लोग आते हैं, सर मेरी प्रकृति बताइए। अरे भाई तेरी प्रकृति में कैसे बताओ? उसके लिए तू पहले 12 दिन मेरे पास आना चाहिए था। वाग्भट में बताया कि आपको किसी के अगर शुक्र शनि प्रकृति चेक करनी है तो उम्र के पहले 12 दिन में चेक करनी पड़ती है। उसके बाद आहार विहार काल के संस्कार से वो दोषों की प्रकृति बदलती जाती है। और जो भी जन्म मरणांतराल अविभाविनी दोष स्थिति इति प्रकृति बोला है, वहां पे भी दोषों को छोड़ा नहीं है। ये दोषों की प्रकृति है। मतलब एक बार गर्भ के समय दोषों की रचना होके शरीर भाव निर्माण हो गए तो आप उसको ज्यादा बदल नहीं सकते। आप उनकी यापना कर सकते हो। मतलब वृक्ष के जन्मता है तो आपको बालों का तेल लगाते उसको स्निग्ध करके रखो। जब आप बालों को तेल लगाना बंद करोगे ये फिर से रुक्ष हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। इसलिए यहां पे जो गुण बताए श्लेष्मल पित्तल और वायु के, ये श्लेष्मा पित्त और वायु के गुणों के अनुसार गर्भ में और आगे शरीर में उत्पन्न होने वाले शारीर भाव घटकों का वर्णन है। ये प्रकृति का वर्णन नहीं है। मैं मेरा गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, ये प्रकृति का वर्णन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्णन नहीं है। ये दोषों के गुणों के अनुसार उत्पन्न होने वाले घटक है। कुछ भाव जन्मता होंगे, गर्भ शरीर में उत्पन्न होंगे, कुछ भाव जन्म के बाद अभ्यास से होंगे। अगर मैं स्निग्ध गुण का बार बार सेवन करूंगा तो मेरा शरीर स्निग्ध होगा, मेरे केश स्निग्ध होंगे, मेरे अवयव स्निग्ध होंगे। अगर मैं रुक्ष का अभ्यास करूंगा तो मेरे केश अवयव रुक्ष होंगे। तो क्या मेरी प्रकृति बदल गई? नहीं, मेरे दोषों की प्रकृति बदल गई, दोषों का स्वभाव बदल गया। मैं अगर श्लेष्मा के हेतु सेवन करूंगा तो शरीर में श्लेष्मा बढ़ेगा और श्लेष्मा के सारे जो घटक है वो मेरे शरीर में उत्पन्न होंगे, गुण उत्पन्न होंगे। अगर मैं वायु के गुणों का अभ्यास करूंगा तो मेरे शरीर में वायु के गुण उत्पन्न होंगे। तो उनसे उन गुण से क्या क्या उत्पन्न होता है उनका वर्णन यहां पे है। स्निग्ध गुण का अभ्यास किया तो स्निग्ध गुण से यह उत्पन्न होगा, श्लक्ष्ण गुण का अभ्यास किया तो उससे यह उत्पन्न होगा, मृदु गुण का अभ्यास किया तो यह उत्पन्न होगा, मधुर का अभ्यास किया तो यह उत्पन्न होगा।
रुक्ष गुण का अभ्यास किया तो ये उत्पन्न होगा, उष्ण गुण का अभ्यास किया तो ये उत्पन्न होगा, तीक्ष्ण गुण का अभ्यास किया तो ये वर्णन किया है यहाँ पे। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे थोड़ा सा वर्णन ऐसा है कि प्रायः जिनमें जन्मजात या गर्भ शरीर में श्लेष्मा बलवान होता है वो प्रायः कैसे होते हैं वो बताया है। हम आगे जाते हैं तो मंदत्वात मंद चेष्टा आहार विहार, उसकी चेष्टा और आहार और विहार प्रायः मंद होते हैं। ये प्राकृत लक्षण है, उसके प्राकृत लक्षण है उस व्यक्ति के। स्थैमित्यात अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकार, उसके शीघ्र आरंभ मतलब अशीघ्र, वो कोई भी शुरुआत जल्दी नहीं करता, किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करता जल्दी, क्षोभ भी उसको जल्दी नहीं आता और विकार भी जल्दी उत्पन्न नहीं होते। गुरुत्वात सारा अधिष्ठितात अवस्थित गतया, अवस्थित गति मतलब वो चंचल गति नहीं होता, स्थिर गति है। और साराधिष्ठत्व, सार उसका स्थिर होता है। शैत्यात अल्पक्षुत तृष्णा संताप स्वेद दोषा, मतलब अल्प क्षुधा, अल्प तृष्णा, अल्प संताप, अल्प स्वेद दोष उसपे होते हैं। ये शैत्य से होता है। विज्जलत्वा, विज्जल मतलब पिच्छिलता से, सुश्लिष्ण सार संधि बंधना, सभी संधि बंधन सुश्लिष्ट बंधे हुए और स्निग्ध होते हैं। अच्छत्वात प्रसन्न दर्शनाननः, अच्छा मतलब स्वच्छ, उसका अच्छय गुण है श्लेष्मा का, उससे उसका दर्शन और मुख दर्शन ये प्रसन्न होता है। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा, उसके वर्ण और स्वर स्निग्ध और प्रसन्न होते हैं। त एवं गुण योगात श्लेष्मलः बलवन्तः वसुमन्तः विद्यावन्तः ओजस्विनः शान्तः आयुष्मन्तश्च भवन्ति। अगर गर्भ शरीर में श्लेष्मा बलवान होगा तो ये गुण उसमें प्रायः होंगे। अब आगे पित्त, मन ये मूर्त है। प्रश्न पूछा गया है अभी कि मन मूर्त है या अमूर्त है। मन को मूर्ति है, अणुत्वम च एक एकत्वम, मन के गुण है, अणु एक गुण है मन का, उसको मतलब उसको मूर्ति है और इसीलिए मन का स्रोतस बताया है। जिसका मूर्ति होती है उसका ही स्रोतस होता है। आत्मा का स्रोतस बताया नहीं है, दिशा का स्रोतस बताया नहीं है, काल का स्रोतस बताया नहीं है। मन का स्रोतस है, बुद्धि का स्रोतस है, संज्ञा का, क्योंकि ये सारे मूर्त भाव है। आहार से मन का पोषण होता है। आप सात्विक आहार लोगे तो सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है, राजसिक आहार लोगे, गीता में संदर्भ है ये 17वें अध्याय में। यातयामम पुतिरसम सूत्र है सभी गीता के, आप बाद में देख लीजिए, अभी वो विषय नहीं है मेरा, हम आगे चलते हैं। पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्रम अम्लम कटुकम, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण द्रव विस्र अम्ल कटु ये द्रव्य गुण है। तस्य उष्ण, उष्ण गुण से वो पित्तल जो व्यक्ति है वो भवती उष्ण असहा, उसको उष्ण सहन नहीं होता। उष्ण मुखा सुकुमार अवदात गात्रा, ये गुण उसमें उत्पन्न होते उष्ण गुण से। प्रभुत विप्लु व्यंग तिलका पीड़का, विप्लु व्यंग तिल पिल पीड़क ये बहुत मात्रा में उत्पन्न होते, जन्मजात उत्पन्न होते हैं। क्षुत पिपासावंतः, क्षुधा और पिपासा बार बार उत्पन्न होती है। क्षिप्र वली पलित खालित दोषा, उसको जल्दी वली पलित खालित्य उत्पन्न होते हैं। प्रायः मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशा, उसमें श्मश्रु के लोम, शरीर के लोम और केश ये प्रायः मृदु अल्प कपिल उत्पन्न होते हैं। तैष्ण्यात तीक्ष्ण पराक्रम, तीक्ष्ण गुण से तीक्ष्ण पराक्रम, शुरू काम की शुरुआत जो करते हैं वो जल्दी शुरू कर देते हैं। तीक्ष्णाग्नय, ये सूत्र स्थान मीमांसा के 6 अध्याय में देखा हमने कि तीक्ष्णाग्नि कैसे उत्पन्न होता है। आपको अगर बाद में संदर्भ देखना है तो चरक मीमांसा अध्याय 6 सूत्र नंबर 12 चारों प्रकार के अग्नि की निर्मिति कैसे होती है वो वर्णन किया है। प्रभु तो अशन पाना, बहुत मात्रा होती है, खान पान की बहुत बड़ी मात्रा में लाता है। उसके अभी एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ऋतु में जन्म हो गया, उसके अनुसार भविष्य में कौन से प्रकार की व्याधि उत्पन्न होते हैं, इसका संबंध दोषज प्रकृति से होता है क्या? हाँ, हो सकता है, यस, प्रोबेबली हो सकता है, प्रायः। क्लेश असहिष्णुवा, उसको किसी शारीरिक मानसिक क्लेश सहन नहीं कर पाता। दंड शूका, बार बार खाता है। द्रवत्वात शिथिल मृदु संधि मांसा, उसके मृदु संधि और मांस शिथिल और मृदु होते हैं, मतलब वो बंधे होते हैं पर तुलना में श्लेष्मा से शिथिल होते हैं। प्रभुत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुष, मूत्र पुरुष स्वेद प्रभुत मात्रा में और निकलते हैं। विस्रत्वाद, विस्र गुण से प्रभुत पुति कक्षा आस्य शिर शरीर गंधा, शरीर कक्षा आस्य, इसमें गंध ज्यादा मात्रा में होता है। कटु अम्लत्वाद अल्प शुक्र व्यवाय आपत्या,
कटु और अम्ल रस से, मतलब यहाँ पे कटु और अम्ल का महाभूत है, उनके महाभूतों के कारण अल्प शुक्र व्यवाय और अपत्य होते हैं। मतलब अल्प शुक्र, अल्प व्यवाय, अल्प अपत्य। त एवं गुण योगात पित्तला, मध्य बला, मध्यायुषो, मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरणवंत भवंती, ये प्राय है। अब इसका परीक्षण कैसे करना है वो सभी होने के बाद मैं बताता हूं। वातस्तु रुक्ष लघु शीघ्र शीत परुष विशदः, ये वायु के गुण है। तस्य रौक्षात वातलः रुक्ष अपचित शरीर अल्प शरीरः, ये रुक्ष गुण से उत्पन्न होता है। प्रतत रुक्ष क्षाम सन्न सक्त जर्जर स्वरः, प्रतत मतलब प्रतत रुक्ष, रुक्ष मतलब रुक्ष सूखा हुआ आवाज होता है। क्षाम मतलब क्षीण आवाज होता है। सन्न मतलब बद्ध आवाज होता है। सक्त मतलब बंधा हुआ, मतलब ज्यादा बाहर निकलता नहीं है। जर्जर मतलब जैसे कंप होता है उसके आवाज में। जागरूकाश मतलब उसको रात्रि में नींद जल्दी नहीं आती। भवंती रुक्ष गुण से होता है। ये अभी ये प्रकृति के लक्षण नहीं है, ये अगर रुक्ष गुण का हमने बार बार सेवन किया तो ये हमारे शरीर में भी ये गुण उत्पन्न हो सकते हैं, रुक्ष गुण से उत्पन्न हो सकते हैं। जितना रुक्ष गुण का अभ्यास ज्यादा करोगे ये गुण उत्पन्न होंगे। लघुत्वाद लघु चपल गति चेष्टा आहार व्याहार, चलत्वाद अनवस्थित संधि अक्षी ब्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिरस्क स्कंद पाणीपादा, ये चलत्वास ये स्थिर नहीं होते उनके। बहुत्वाद बहु प्रलाप, ये ज्यादा बात करता है। बहुकंडरा बहु सिरा प्रताना, ये बहुगुण से होता है। शीघ्रत्वाद शीघ्र समारंभ क्षोभ विकारा, मतलब किसी कार्य का भी शुरुआत शीघ्रता से करता है बिना सोचे। क्षोभ भी ज्यादा होता है और विकार भी जल्दी उत्पन्न होते हैं। शीघ्र त्रास राग विरागा, उसको जल्दी त्रास भी होता है, राग मतलब क्रोध भी आता है और जल्दी चला भी जाता है, राग विराग भी है। श्रुतग्राहीण मतलब जो समझ में आता है, सुनने के बाद तुरंत समझ में आता है, पर अल्प स्मृतया, स्मृति में ज्यादा देर रहता नहीं है। शैत्यात शीत असहिष्णुवा, शीत गुण से शीत का असहिष्णुत्व होता है। प्रतत शीतक उद्वेपक स्तंभ, उद्वेपक का अर्थ है कंप, शरीर में बार बार शीत व्याधि, कंप के व्याधि और स्तंभ उत्पन्न होते हैं। पारुष्यात परुष केश श्मश्रु रोम नख दशन वदन पाणीपादा, ये सारे अवयव परुष उत्पन्न होते हैं। वैशद्यात स्फुटित अंग अवयव, सभी शरीर के अंग अवयव में स्फुटित मतलब वहां पे दरण होता है। सतत संधि शब्दगामिनः भवन्ति, और चलते समय संधियों में या पर्व प्रदेश में शब्द की निर्मित होती है। तो एवं गुण योगात वातलः प्रायेण अल्प बला अल्पायुषः अल्प अपत्यः अल्प साधन अल्प धनाश्च भवन्ति। अब मेरा एक सवाल है कि वायु को 12वें अध्याय में वातकलाकली अध्याय में और वातव्याधि में विश्वात्मा कहा है, भगवान कहा है, प्रभु कहा है, विष्णु कहा है, अव्यक्तो व्यक्त कर्मा कहा है। बहुत उसका बहुत उदात्तीकरण किया है, उसको बहुत महत्व का दिया है। और ऐसा जो वायु जो बाकी सभी को चलाने वाला है, उसी के कारण सबको गति है, वायु तंत्र यंत्र धराहा, उसका इतना वर्णन किया। ऐसे वायु से होने वाले व्यक्ति अल्प अपत्य, अल्प बलवान, अल्प आयु, अल्प साधन, अल्प धना कैसे हो सकते हैं? उल्टा होना चाहिए था ना, अगर प्रकृति के अनुसार देखते तो। उल्टा कैसे? और जिसको अपनी गति नहीं है, जो स्थिर है, मंद है, विज्जल है, अच्छा है, उसके सभी बहुत बहुत अच्छा है गुण उसके। मतलब प्रकृति परीक्षण कर जब हम करते शारीरिक क्रिया में फर्स्ट ईयर में, कोई अपनी प्रकृति वायु की निकालता नहीं, सभी दोनों दोष निकालते हैं। सबको लगता है कि मेरी प्रकृति वातल ना निकले, क्यों? वायु तो प्रभु है ना। दो अलग अलग वायु कैसे हो सकते हैं? तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। आप सोचिए, वरना मैं कल बता दूंगा। संसर्गात संस्कृत लक्षण, संसर्ग से इनके संस्कृत लक्षण होते हैं। सर्वगुण समुद्र इति एवं प्रकृतिता परीक्षित। अब इनका परीक्षण कैसे करना है? ये सभी जो है ये लक्षण देख के फिर उनके गुण हम तय कर सकते हैं। मतलब श्लक्षणांग उत्पन्न होगा तो श्लक्षणांग शरीर में दिखता है, इसका अर्थ श्लेष्मा का श्लक्षण गुण बड़ा है। प्रभुत व्यवाय, प्रभुत अपत्य, प्रभुत शुक्र है, इसका मतलब श्लेष्मा का मधुर गुण बड़ा है। अल्प अपत्य, अल्प व्यवाय, अल्प वगैरह है तो
उससे उत्पन्न हो, ये वायु का वो गुण बड़ा है। तो ऐसे सभी लक्षणों का देखने का, उसमें से श्लेष्मा के कितने हैं, वायु के कितने हैं, पित्त के कितने हैं, इसके अनुसार हम दोषों की प्रकृति का असेसमेंट कर सकते हैं। अब आगे सूत्र निकालिए सभी आप। बीच में हम एक जगह थोड़ा आगे जाते हैं और सूत्र निकालेंगे 123 इसी अध्याय का। निकाला सबने 123? नंबर के सूत्र में पढ़ूंगा। एवं प्रकृत्यादीनाम विकृति वर्जानाम भावानाम प्रवर मध्य अवर विभागेन बल विशेषम विभजते। मतलब ये जो 10 भाव बताए हैं, यहां पे भी अगर फिर से भाव शब्द आया है, ये जो दशविध परीक्षा भाव है, इनमें से विकृतिता परीक्षण छोड़ के अन्य जो 9 भाव है, प्रकृतितः, सारतः, सहनतः, सत्वतः, सात्म्यतः, आहार शक्तितः, व्यायाम शक्तितः, ये जो 9 भाव है, विकृति परीक्षण छोड़ के अन्य जो 9 भाव है, उनका परीक्षण बल विशेष करने के लिए करना है। मतलब प्रकृतितः से क्या समझ में आना है हमें? शरीर का बल। सारतः से, सहनता से, सत्वता से, सात्म्यता से, आहार शक्ति से हमें क्या चेक करना है? शरीर का प्रवर अवर मध्य बल चेक करना है। प्रकृत्यादीनाम विकृति वर्जानाम भावानाम प्रवर मध्य अवर विभागेन बल विशेषम विभजेत। शरीर के बल परीक्षण के लिए ये 9 भाव है। आगे है विकृति बल त्रैविध्यन, विकृतिता परीक्षण जो 10वां भाव है, विकृतिता परीक्षण, उसके परीक्षण से दोष बलम त्रिविधम अनुमीयते। विकृतिता परीक्षण से दोषों का बल अनुमान करना है। मतलब 10 भाव जो है, उसमें से विकृति परीक्षण से दोषों का बल देखना है, बाकी के 9 बल से शरीर का बल देखना है। और फिर ततो वैषज्यम, उसके अनुसार बात वैषज्य का, औषध का तीक्ष्ण मृदु मध्य विभाग से परीक्षण करके फिर औषध का परीक्षण कीजिए। यथा दोषम, क्या करना है? यथा दोषम वैषज्यम अवचारयेत। आपको बाकी कुछ भी आयुर्वेद समझ में नहीं आया तो केवल ये एक सूत्र के अनुसार आप चिकित्सा करोगे तो सभी व्याधियों में आपको यश प्राप्त होगा, ऐसा गंगाधर कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, दशक कुछ समय बाकी आयुर्वेद को कुछ समझ में नहीं आया तो ये 10 परीक्षण कीजिए। उसमें से एक है विकृतितः, उससे दोषों का बल पता चलेगा। बाकी के 9 भाव से आतुर के शरीर के बल का परीक्षण होगा। और फिर दोनों का बल अनुसार देख के औषध का बल चेक कीजिए। और फिर यथा दोषम, जैसे दोषों का बल है उसके अनुसार वैषज्यम अवचारयेत, चिकित्सा कीजिए। शब्द महत्व का है यहां पे यथा दोषम। दोषों के बगैर व्याधि उत्पन्न होता नहीं है, इसे चिकित्सा दोषों की करनी है। प्रकृति के अनुसार चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। प्रकृति जो प्रकृति मतलब यहां पे दोष प्रकृति, दोषों की प्रकृति से भी शरीर के बल समझ में आता है, दोषों का बल भी समझ में आता है, पर प्रायः शरीर बल है। इसलिए मैं विकृति परीक्षण सबसे बाद में लूंगा, पहले 9 भाव हम पूरे कर लेते हैं। सार परीक्षण। अब सार परीक्षण में भी बहुत सारे गलतफहमियां है। परीक्षण कैसे करना है, कैसे किस प्रकार से करना है, मूल सार क्या है, यह समझ में नहीं आता। सार की व्याख्या है विशुद्धतर धातु, चरक कहते हैं, चक्रपाणि कहते हैं, सार शब्देन विशुद्धतर धातु उच्यते। धातु का सार भाग ये सार नहीं है, विशुद्ध धातु यही सार है। सार मतलब उत्तम, रस उत्तम निर्माण होना, यह रस सार है। रक्त उत्तम निर्माण होना, यह रक्त सार है। मांस उत्तम निर्माण होना, यह मांस सार है। विशुद्धतर
तर मतलब सुपरलेटिव, अत्यंत गुणयुक्त धातु। अब किसी के भी शरीर में सिर्फ एक धातु उत्तम गुण से युक्त नहीं होता, क्योंकि एक अच्छा उत्पन्न हुआ तो आगे के भी अच्छे निर्माण होते हैं, एक खराब उत्पन्न हुआ तो आगे के भी खराब निर्माण होते जाते हैं। धातु परिणमन का हमने अध्ययन किया है। तो हमारे किसी के भी शरीर में सिर्फ एक सार नहीं होता, इसलिए इनके प्रश्न कैसे करने हैं, इनके जो लक्षण दिए हैं वो आप केस पेपर पे लिख के रखो, उसमें से टिक करो। समझो 100 भाव है वर्णन किए हैं, उसमें से 20 ही मिले, मतलब कितने मिले, 20%, तो ये अवर सार है। 55 भाव मिले तो ये मध्य सार है, और 70 से आगे भाव मिले तो ये उत्तम सार है। चरक ने बताया है खुद। तो हम एक एक देखेंगे और सार परीक्षण के बाद हम रुकेंगे, आज बाकी का अध्ययन कल करेंगे। सार परीक्षण पहले पूरा कर लेते हैं। सारतः च इति साराणि अष्टौ पुरुषाणाम बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यते तद यथा। मैं विकृतिता परीक्षण जो सूत्र है 101 वो सबसे आखिरी में लेने वाला हूं दशविध परीक्षा भावों में। त्वग रक्त मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र सत्वानीति तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभय वैच त्वक सारणाम, मतलब स्निग्ध त्वचा, श्लक्ष्ण त्वचा, मृदु त्वचा, प्रसन्न त्वचा। प्रसन्न मतलब उसमें कुछ भी प्रकार की विकृतियां नहीं है। सूक्ष्म लोम त्वचा युक्त त्वचा, अल्प लोमा त्वचा, गंभीर लोमा त्वचा, सुकुमार लोमा त्वचा और सप्रभा त्वचा। ये त्वक सार के, मतलब हमें जब यह त्वचा दिखाई देगी तब हम समझेंगे कि यह त्वक सार व्यक्ति है। सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानी आयुषत्वम चा। अब जिसके शरीर में रस धातु अच्छा उत्पन्न होगा उसके ये लक्षण उसको मिलेंगे, ये आगे दिए हुए। आगे है रक्त का कर्ण अक्षी मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पाणी पाद तल नख ललाट मेहनम स्निग्ध रक्त वर्णम, ये सभी अवयव स्निग्ध रक्त वर्णी। श्रीमत मतलब देखने के लिए अच्छे, भ्राजिष्णु मतलब उसमें प्रभा अच्छी रहेगी, और ये रक्तसार के लक्षण है। मतलब इन लक्षणों से हम समझेंगे कि ये व्यक्ति रक्तसार है। सा सारता सुखम उद्धताम, उद्धता मतलब उत्कृष्ट मेधा, उत्कृष्ट शक बुद्धि, मेधा मनस्वित्वम सौकुमार्यम अनतिबलम अक्लेश सहिष्णुत्वम उष्ण असहिष्णुत्वम च आचष्ट, उसमें लक्षण दिखाई देंगे आपको। अब आगे है मांससार शंख ललाट क्रुकाटी। क्रुकाटी का मतलब ग्रीवा का पीछे का भाग, ललाट मतलब बीच का भाग, ग्रीवा शंख मतलब ललाट का बाजू का भाग। शंख ललाट क्रुकाटिका अक्षिगंड हनुग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्ष पाणीपाद, इनकी संधि ये सभी स्थिर गुरु शुभ मांसोपचित होती है। ये मांससार के लक्षण है। सा सारता क्षमा धृतिम अलौल्यम वित्तम विद्याम सुखम आर्जव। आर्जव का अर्थ है उसको जो आयु रहता है वो सीधा रहता है। रुजु मतलब सीधा, और रुजु से आर्जव उत्पन्न होता है, मतलब सीधे, वो सीधा रहता है आदमी। आर्जवम आरोग्यम बलम आयु दीर्घम आचष्टे, यह मांससार का लक्षण है। अब मेदसार वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीष, इनमें विशेषतः स्नेह होता है, ये मेदसार के लक्षण है। सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानानि आर्जवम सुकुमार उपाचारताम चाचष्टे, ये उसके लक्षण है। पार्ष्णी गुल्फ जानू अरत्नी जत्रु चिबुक शिर पर्व स्थूल, ये सभी स्थूल होते हैं। स्थूल अस्थि नख दंत अस्थि, ये सभी अस्थिसार के लक्षण है। ये वो व्यक्ति मोहोत्साह क्रियावंतः क्लेशसः स्थार स्थिर शरीरः भवन्ति आयुष्मन्तः, ये उसके लक्षण होते हैं। मृदु अंगः बलवन्तः स्निग्ध वर्ण स्वरः, मतलब वो मृदु अंग, उसके अंग मृदु है फिर भी बलवान है। स्निग्ध वर्ण स्निग्ध स्वर है। स्थूल दीर्घ वृत्त संधि है, वो मज्जासार होता है। अब मज्जासार में से कोई एक लक्षण उत्पन्न होगा, सभी उत्पन्न होंगे ऐसा नहीं है, मतलब ये सभी लक्षण देखिए, इसमें से रस का एक लक्षण दिखाई देगा, रक्त का एक दिखाई देगा, मांस का एक मिलेगा, मेद का। कब? क्योंकि आपके सभी में के शरीर में सभी धातुएं हैं, तो इसमें से हमें परीक्षण करना है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक सार का नहीं होता है,
सभी के लक्षण शरीर में सभी सार के कुछ ना कुछ लक्षण मिलते हैं। सर्वसार भी नहीं उसे कहते, सर्वसारी अलग सार बताया है। सभी के शरीर में सभी सारों के धातुओं के कुछ ना कुछ एक एक लक्षण तो मिलते ही है। मतलब समझो मांस सार के 10 है तो उसमें से एक ही लक्षण है तो वो अल्प मांस सार है, 5 लक्षण है तो वो मध्य मांस सार है, और 10 के 10 मिल रहे तो वो उत्तम मांस सार है। ऐसे सभी सारों को लिखना है और फिर उससे उनके सार के परीक्षण करना है। ये एक्चुअल सिखाया जाना चाहिए। पर जो क्रिया में हम करते हैं वो क्या करते हैं उसके ऊपर मैं बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपने सबने किया, मैंने भी किया है मेरे यूजी में। आगे है सौम्य सौम्य प्रेक्षिण क्षीर पूर्णलोचन इव प्रहर्ष बहुल, मतलब वो आनंदित ज्यादा रहते हैं, या फिर प्रहर्ष मतलब मैथुन ज्यादा करते हैं। स्निग्ध वृत्त सार सम संवत शिखर दर्शन, उनके दांत स्निग्ध वृत्त सार सम और संहत और शिखर जैसे जैसे पर्वत का शिखर रहता है पर्वत का, उस प्रकार से दांत रहते हैं। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर भ्राजिष्णव महास्विचाश्च शुक्रसार, ते स्त्री प्रियोपभोगा, मतलब उनका दो पाठभेद है यहाँ पे, स्त्री प्रिया और प्रिय उपभोगा, मतलब उनको स्त्रियां अच्छी लगती है, मतलब पुरुष को अपोजिट जो लिंग है वो अच्छा लगता है, या फिर स्त्रियों को व्यक्ति अच्छा लगता है, ऐसे दोनों अर्थ है। मतलब वो ज्यादा ऑपोजिट जो सेक्स होता है, जेंडर है, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं, शुक्र सारे व्यक्ति। और आगे है प्रिय उपभोगा, उनको उपभोग प्रिय होता है। बलवंत सुख ही ऐश्वर्य, अब सुख भी है ऐश्वर्य भी है। सुख का अर्थ है आरोग्य और ऐश्वर्य का अर्थ है मान सम्मान, मतलब संपत्ति से जो प्राप्त होता है, राजा को ऐश्वर्य होता है ना। फिर आगे है आरोग्य वित्त, अब यहां पे वित्त भी आ गया, वित्त मतलब मनी। सम्मान अपत्य भाजस्य भवंती। आगे है स्मृतिमंतो भक्तिमंतः कृतज्ञः प्राज्ञः शुचयः महोत्साह दक्षः धीरः समर विक्रांत। समर विक्रांत मतलब जब युद्ध का प्रसंग आता है यह सबसे आगे चला जाता है। अगर हमें आयुष ने या गवर्नमेंट में दिया कि चलो कोरोना को ट्रीटमेंट करो आयुर्वेदिक लोग, तो हमारे बीच में से जो सबसे पहले जाएगा ट्रीटमेंट करने, क्योंकि वो बहुत धाड़सी रहेगा। अभी बातें तो बहुत जोर जोर से कर रहे हैं हमें दो हमें दो, पर प्रत्यक्ष जब समय आएगा तो कितने लोग जाएंगे चिकित्सा करने के लिए? खुद के मन से पूछिए कि क्या हम रिस्क लेंगे चिकित्सा करने को जाने की? पर जो जाएगा ना वो समर विक्रांत योधिना सत्वसार व्यक्ति होगा, डरेगा नहीं। जो ऐसे बहुत कम लोग जाएंगे चिकित्सा करने के लिए, जो जाएंगे वो सत्वसार व्यक्ति होंगे। त्यक्त विषादा, वो कभी निगेटिव सोचता नहीं है। विषाद मतलब डिप्रेशन, उसको कभी डिप्रेशन नहीं आता। सुव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्वसार, ये सत्वसार व्यक्ति है। तेषाम स्वलक्षण ही एवं गुण व्याख्यातः। आगे कह रहे कि अभी सभी सारों का कुछ ना कुछ अंश होगा, तो क्या क्या मिलेंगे? सर्वै सारे रूपेतः पुरुषः भवन्ति अतिबलः परम सुखयुक्ता क्लेशसः सर्वारंभेषु आत्मनि जात प्रत्यय। सभी आरंभ कार्य में आरंभ करने के लिए वो मतलब वो सभी कार्य के आरंभ करने में कॉन्फिडेंटली करते हैं। कल्याण अभिनिवेश, सभी दूसरों के बारे में हमेशा कल्याण की चिंता करते हैं। स्थिर समाहित शरीरः सुसमाहित गत, उनकी गति सुसमाहित होती है, मतलब चंचल गति नहीं है, स्खलित गति नहीं है। सानुनाद स्निग्ध गंभीर महास्वरा, उनका स्वर है उसको अनुनाद मतलब प्रतिस्वर होता है, स्निग्ध स्वर होता है, गंभीर स्वर होता है और महास्वर होता है। सुख ऐश्वर्य वित्त उपभोग सम्मान भाजहा मंद जरसा, मंद जरसा का अर्थ है उनको वार्धक्य बहुत देर से आता है, उनकी उम्र का पता चलता नहीं है। मंद विकार, उनको विकार भी देर से आते हैं। प्रायः तुल्य गुण विस्तीर्ण अपत्य चिरजीविना, और वो अपने ही गुण के बहुत सारे अपत्य निर्माण करते हैं और चिरजीविना दीर्घ जीवन की उनको प्राप्ति होती है। ये सभी सार से युक्त व्यक्ति है। अब हमारे शरीर में कौन सा सार है यह प्रश्न आप कीजिए कि हमारे शरीर में त्वचा सार में से कौन सा लक्षण है, रक्त सार का कौन सा लक्षण है, मांस में से कौन सा है, मेद में से कौन सा है, और फिर उसमें से उनको परसेंटेज करके हमारे शरीर में धातुओं का समुचित सार कैसा है उसका चेक कीजिए। ये शरीर के बल के हेतु से करना है, उसका बाकी कोई अधिकरण नहीं है, बाकी कोई विशेष उपयोग नहीं है। शरीर में बल कैसा है ये समझने के लिए करना है।
अतो विपरीतः तु असार, अगर ये लक्षण नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे तो वो असार होगा। मध्यानाम मध्ये ही सारः गुणैः विशेष गुणैः विशेषा व्याख्याता भवन्ति, और अगर मीडियम सब मिलेंगे 50-50% मिलेंगे सभी तो मध्य सार है। इति साराणि अष्टो पुरुषाणाम बल प्रमाणम विशेषानार्थम उपदिष्टानि भवन्ति। इस प्रकार से 8 सार पुरुषों में बल प्रमाण विशेष ज्ञानार्थम उपदिष्टानि किस लिए बताए हैं? बल प्रमाण के विशेष ज्ञान के लिए बताए। शरीर का बल क्या है इसके प्रमाण के लिए बताए। आगे कहते हैं क्यों करना है? कथम नु शरीर मात्र दर्शनात् एव भिषक ही इदम उपचितत्वात् बलवान। ऐसा हम सिर्फ शरीर देख के सार परीक्षण नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति उपचित है, अच्छा शरीर है, तो वो बलवान ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अयम अल्प बलहा कृशत्वात्, मतलब ये कृश है मतलब ये अल्प बलवान ही होगा। महाबलो अहम महाशरीरत्वात्, महाशरीर है मतलब महाबलवान होगा, ऐसा भी नहीं होता। अयम अल्प शरीरत्वात् अल्प बल, इसका शरीर अल्प है तो इसका बल भी अल्प होगा, ऐसा सिर्फ हम शरीर देख के कहेंगे तो हमारी गलती हो सकती है। क्योंकि दृश्यते ही अल्प शरीरः कृशः एके, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अल्प शरीर है, दिखने में कृश है फिर भी बलवंत होते हैं। जैसे पिपीलिका भार हरणवत सिद्धि, जैसे पिपीलिका देखने में बहुत छोटी है पर अपने से 32 गुना वजन वो उठाती है, वजन उठा सकती है, मतलब बलवान होती है। अतः सारतः परीक्षेत इति उक्तम, इसलिए सार परीक्षा का वर्णन किया है। सहनता, अभी सहनन देखेंगे और रुक जाएंगे आज। सहनता इति संहननम संहति संयोजनम इति एको अर्थः, इसकी टीका दी है संहति इति निबिड़ संधान इति अर्थः, मतलब शरीर का जो उपचय है वो किस प्रकार से, शरीर उपचित है या नहीं, कौन से अवयव उपचित है, पुष्ट है, सभी जिस प्रकार से शरीर होना चाहिए उस प्रकार से है या नहीं वो देखना। तत्र सम सुविभक्त अस्थि, अस्थि कैसी है? सम है, एक अस्थि बड़ी है एक छोटी है ऐसा नहीं है, सम है, सुविभक्त है, मतलब यू कैन डिफरेंशिएट दैट अस्थि। वो किस प्रकार से होगी हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब उसकी जो रचना है वो अच्छी प्रकार से है। सुबद्ध संधि, सभी संधियां बद्ध है। फिर सुनिविष्ट मांस शोणित, उसके शरीर में मांस और शोणित पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। इस ऐसे शरीर को सुसंहत शरीर कहते हैं। तत्र सुसंहत शरीराः पुरुषः बलवन्तः, ऐसा पुरुष सुसंहत शरीर होता है और बलवान है। विपर्येण अल्प बलवान, अगर ऐसे संहत नहीं होगा तो अल्प बलवान होगा। मध्यत्वात् सहननस्य मध्य बलाः भवन्ति, और मध्यत्वा से मध्य बलवान होगा। इस प्रकार से हमने दशविध परीक्षा भाव से प्रकृतिता परीक्षण देखा, सारता परीक्षण देखा और सहनता परीक्षण देखे। बाकी के अभी जो 7 बचे हैं वो कल से शुरू करेंगे। मैं फिर से बताता हूं कि प्रकृतिता, विकृतिता, सारता, सहनता, इसमें से 9 जो भाव है विकृति छोड़ के ये शरीर बल के लिए है। विकृतिता से दोष बल का परीक्षण होगा और फिर उसके अनुसार औषधियों का परीक्षण करके यथा दोष औषध का उपचारण करना है। यह देश परीक्षा के आतुर परीक्षा में आया है, तो यह दशविध परीक्षा भाव देश परीक्षा के अंतर्गत है। ऐसे दशविध परीक्षा है, तो दशविध परीक्षा में से हमने कारण देखा, करण देखा, कार्ययोनि देखी, कार्यफल देखा, कार्य देखा, अनुबंध देखा। अभी देश का वर्णन चल रहा है। देश के परीक्षण में हमने भूमि परीक्षा का अध्ययन किया। भूमि परीक्षा के अंत बाद में आतुर परीक्षा में से दशविध परीक्षा भाव का वर्णन चल रहा है। उसमें से हमने प्रकृतितः, सारतः और सहनता का अध्ययन किया। बाकी के 10 परीक्षा भाव जो उर्वरित है, मतलब विकृतितः, आहार वगैरह वो, और बचे हुए 10 परीक्षा भाव में से बाकी के काल, प्रवृत्ति और उपाय, ये हम कल के व्याख्यान में लेंगे। ये तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।